हेलो शुभम सर। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया सर। कैसा चल रहा है सर रिवीजन? रिवीजन अभी चल रहा है। अभी बीच में थोड़ा ट्रांजिशन हो गया था मेरा हम्म। जॉब का ना, तो अभी वापस पिक कर रहा हूँ। ओके। हाँ। ओके। हम्म। नेक्स्ट वीक एक मॉक एग्जाम है सर। इस संडे सॉरी। को है ना, इस संडे को। हाँ जी हाँ जी, ये संडे। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हेलो ज्योति मैम, सारिका मैम, स्टार्ट करें? हाँ सर। चल, स्टार्ट करते हैं। आज केस स्टडी लिखेंगे अपन एक। स्क्रीन विजिबल है मैम? हाँ सर। सर, बिफोर यू स्टार्ट, कल हम्म। एक आई डोंट नो, कल सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए थे, क्या हुआ था मुझे समझ में ही नहीं आया। रूम से आई एग्जिटेड और फिर कुछ था ही नहीं। तो आई हैव अ क्वेश्चन। जो किसी हम्म। और ने भी पूछा था कि वो टू क्लेम्स अगर एक ही इसमें लिखना है तो क्या करना है, यू सेड कि वी विल ओके, डिस्कस। चलिए कर लेते हैं, वो कर लेते हैं आज पहले। वो कर लेते हैं। एंड मैम, वो जो हमारा डिस्कशन हुआ था ना, नो नोटिस ऑफ ट्रस्ट, वो वही चीज है जो आप कह रहे थे। ये वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है जो अंडर एक्ट रजिस्टर्ड होती हैं। आप सही ओके थे सर। मैम, आप सही थे। ओके सर। वही ट्रस्ट है जो एक कहते हैं ना, जो आप कह रहे थे, विश्वास के तौर पे किसी को अगर हम कोई काम करने के लिए दे देते हैं या कोई अथॉरिटी दे दी ट्रस्ट पर, क्योंकि वो लीगल ऑनरशिप नहीं होती, इसीलिए कंट्रोलर को उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप सही थे मैम। ठीक है सर, सॉर्टेड हो गया तो अच्छी बात है। अरे मैम, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस तो हमें चाहिए ही चाहिए। हालांकि मेरे को उसका कोई प्रूफ, रिटर्न प्रूफ तो नहीं मिला, बट मैंने जो एक्सपर्ट है उनसे, आई पेटेंट के, उनसे कंसल्ट किया एक दो जगह, तो उनका भी यही कहना है कि ये वही है। मैंने कहा चल, क्योंकि मुझे रिटर्न प्रूफ कहीं भी नहीं मिल रहा है उसका कि कुछ रिटर्न हो। मैनुअल में कुछ ऐसा दिया नहीं है उसके बारे में। सेम स्टेटमेंट ही है बस, अगर है तो। चलिए। हाँ, ज्योति मैम और सारिका मैम, आपने भी कल पूछा था कि अगर हम प्रोडक्ट के ही दो इंडिपेंडेंट क्लेम लिखने हैं तो क्या करना है। देखिए मैम, इस पे मैं एक, अगर क्वेश्चन में आता है पेपर में, तो हमें करना क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर वो बोलते हैं दो इंडिपेंडेंट, तब तो हमें एक प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस ही लिखना है। मतलब एक प्रोडक्ट का इंडिपेंडेंट, एक प्रोसेस का इंडिपेंडेंट, अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफिकली बोले कि दो प्रोडक्ट के इंडिपेंडेंट आप लिखिए।
अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कल वाली ड्राफ्टिंग उठाते हैं, चलिए मैं ओपन कर लेता हूं जो कल हमने ड्राफ्टिंग लिखी थी। ये था, यही था मैम कल वाला, ज्योति मैम, रैकेट। हाँ सर, राकेश। अब देखिए, अब यहां पर ना हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है तो उसमें अगर क्या कोई दो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बन पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए जैसे इसमें एक डिटैचेबल फ्रंटेड है, ये जो मैश है, ये जो मैश है, अगर ये यहां से डिटैचेबल होता मान लो, और ये ग्रिप अलग हो जाती, तो ये दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन बन गया था, तो मैं क्या कर सकता था, इसको अलग कर देता और उसको अलग कर देता। बट अगर ये एक सिंगल प्रोडक्ट है तो हम क्या करें? देखिए, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को, सीधे तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये 24 10 और 24 है, ये 20 सॉरी, इसका हम एक अलग इंडिपेंडेंट क्लेम लिखेंगे लाइक दिस। एन इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट comprising a 24 क्या था, मैश। ये हो गया मेरा पहला बॉडी पार्ट। 10 आउटर स्टेक, अ स्टैक। मुझे याद नहीं है नंबरिंग का क्या था, ये बॉडी फ्रेम था शायद 10 नंबर। चलो उसको 20 नंबर दे बॉडी देते हैं, फ्रेम 20 था का। सर। हाँ, अब बॉडी फ्रेम, ये हो गया मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लेम। अब बाकी के जो पार्ट्स होंगे ना, मैं सेकंड इंडिपेंडेंट क्लेम में डाल दूंगा, टू। अब देखिए यहां पे गलती क्या होगी कि हम इसको भी एन से शुरू करेंगे, बट नहीं, इसको हम द से ही शुरू करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट कंप्राइजिंग इसमें नीचे क्या था, 42 40 और 30, ग्रिप, ग्रूव्स जो थे, शाफ्ट और ग्रिप। ग्रिप जो भी नंबर होगा उसका, शाफ्ट नंबरिंग चेक कर लेंगे अपन बाद में, एंड प्लूरलिटी ऑफ सर ग्रूव्स। सर ये तो दोनों प्रोडक्ट ही हुए ना, हाँ जी, प्रोडक्ट क्लेम ही हुआ ना ये। हाँ जी मैम, ओके ओके। वही करना है मैम। अगर हमको दो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट के ही लिखने के लिए स्पेसिफिकली बोल दिया गया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर देना है बस। तो सर अभी लेट्स से कि इसी के डिपेंडेंट क्लेम अगर लिखना हो तो फर्स्ट का मैंने एज क्लेम 1 बोलूंगी और सेकंड के लिए एज क्लेम 2 करके नेक्स्ट पैरा में वैसे लिख सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फिर कैरेक्टराइज इन दैट करना हो तो तब कैसे करोगे, दोनों के लिए अगर कैरेक्टराइज इन दैट करना हो तो? मैम देखिए, इसमें एक चीज समझिए कि जो इन्वेंटिव स्टेप है वो कौन से बॉडी पार्ट पर ज्यादा है, मतलब जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं। हाँ अच्छा जै- अच्छा अच्छा, हाँ जैसे हाँ। कि हमने देखा था कि यहाँ पर कल जो हमने रीड आउट किया था, इन्वेंटिव स्टेप किस चीज के लिए था? फ्लेक्सिबल शाफ्ट था हमारा ये से कटर। यस, तो शाफ्ट अगर हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कैरेक्टराइज इन दैट कर दें, बस चल जाएगा मैम।
फाइन ज्योति मैम। किस हाँ हाँ परफेक्ट सर, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ हाँ, नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, रुकिए। अरे ये आएगा सर क्वेश्चन, देखना एग्जाम में। बिल्कुल मैम, डिस्कस हुआ है तो जरूर आएगा। क्योंकि मैम पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुई, वो डायरेक्ट एज इट इज आए हैं, तो चांसेस है ये भी आ सकता है। मैंने ग्रुप में डाल दिया मैम ये। ओके, चलो, इसके अलावा और कोई पॉइंट मैम जो डिस्कस करना चाहें आप, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई एमसीक्यू? चलो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और केस स्टडी आज हम डिस्कस करते सर एक सेकंड दिखाइए। हैं। ओके, सर आपने ई कैपिटल लिखा है। कहाँ पे? ये वाला? नहीं ये नीचे वाला जी सेकंड वाला। सही कह रहे हैं मैम, गलती हो गई। हो गया। डन सर। जी, चल। स्क्रीन विजिबल है मैम? हेलो, चलिए, कौन रीड करेगा? सर आपने बीच में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस कराए थे लास्ट सेक्शंस के, लास्ट वीक में सर। मल्टी चॉइस थे ना, 4-5 आपने कराए थे। करवाए होंगे मैम, कौन से सेक्शन के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अभी यही सब रजिस्टर ऑफ डिजाइन और ये सब वाले के कराए थे ना सर आपने वीक डेज में। रजिस्टर ऑफ डिजाइन के? हाँ सर, एंड वाले सेक्शंस के थे ना सर। ये नहीं, 60 सेक्शन वगैरह के थे लास्ट वीक जो कराए थे। संडे करा था ना अपन ने, वो कह रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, संडे नहीं, वीकडे सर जो कराया था, याद है सर तीन लास्ट वीक। तीन तीन क्वेश्चन करे थे तीन मैम अपन, हाँ तीन हाँ, करे थे। 3-4 गूगल क्वेश्चन फॉर्म थे। वाले। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, गूगल फॉर्म वाले नहीं सर, आपने ऐसे जैसे आपने ब्लैक स्क्रीन है ना, आपने वैसे कराए थे लास्ट वीक। ये? हाँ ये वाले हाँ सर। हाँ जी। ये भी डाल दीजिएगा सर ग्रुप पे। ओके मैम, ये पूरी पीपीटी डाल दूंगा मैम।
ये हाँ पूरी सर, पीपीटी मैं बना रहा हूँ ठीक है फॉर जी। एमसीक्यूज, और जितनी भी केस हम्म स्टडीज हम डिस्कस करेंगे वो सब इजी हाँ, में है, और जो करने वाले हैं वो भी इसी में है। तो ये इसके तो पहले वाली कौन सी थी सर? कौन वो वाली अब थी तो? वो अभी की नहीं है मैम, ये करेंगे अभी। अच्छा, ओके सर, ओके, हाँ, ठीक ये है। वाली हम कर चुके हैं, देखिए राकेश वाली, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, और हाँ हाँ हाँ, ये वाली करी है। ये वाली भी हम कर चुके हैं। ये भी करा था, हाँ, सोलर पैनल ये वाली। ये कर चुके हैं मैम, ये हाँ हो चुकी है, ये हो चुकी है, हम्म ये भी हो चुकी है, और ये एमसीक्यूज भी हो चुके हैं। मैं ये पूरी पीपीटी डाल दूंगा मैम। ठीक है सर। जी। सर चलिए, एग्जाम होगा ना इस हफ्ते? हाँ जी, बिल्कुल। और 81 तक के पेटेंट के सेक्शन आएंगे, 26 तक के डिज़ाइन के सेक्शंस आएंगे। पेपर 1 पेपर 2 बोथ विल बी कंडक्टेड। इस बार का पेपर थोड़ा आसान बना है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, क्या पूछूंगा। बहुत इजी है पेपर इस बार का। सर सर टफ बनाओ, मैम, इजी क्यों बना रहे हो? मैम आपके लिए वो बहुत इजी है, सर क्योंकि हम लगभग सर सारे पॉइंट्स तो डिस्कस मल्टी कर चॉइस चुके हैं। कर दीजिए ना सर, मतलब हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसे। वो हो जाएगा मैम, लेकिन जितना मैक्सिमम स्कोप हो सकता है ना किसी भी सेक्शन को लेके, हाँ वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। अगर कोई 100 में से एक पॉइंट, 200 में से कोई एक पॉइंट निकल आया तो निकल आया, बाकी पेपर इस बार का इतना इजी हो गया है, मतलब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं क्या पूछूं आपसे। सर एक चीज और, जैसे हम लोग ने अभी सब में एक बार नहीं करा था कि किस में 500 फीस है, किस में 1000 फीस है। एक बार हम लोग ने ऐसे सेक्शंस रिवाइज करे थे ना, प्रदीप सर भी थे। हाँ, तो एक फॉर्म बार वाइज किया था हमने, फॉर्म हाँ हाँ, वाइज। फॉर्म वाइज, और एक बार ऐसे कर लीजिए सर, वो पब्लिश मतलब ऑफिशियल गैजेट में होगा कि पेटेंट जनरल में होगा, ऐसे करके सारे वो। मैम ऑफिशियल गैजेट का पब्लिकेशन सिर्फ एक ही जगह पे है, सिर्फ पूरे एक्ट में एक जगह पे है। कहाँ पे सर? कौन बताएगा कि कौन सा पब्लिकेशन पेटेंट से रिलेटेड है जो गैजेट में होता है? बाकी सारे पेटेंट जनरल में होते हैं। कोई बताएगा? आई थिंक डिस्कस हुआ है ये, संडे को हुआ था या कब हुआ था, याद नहीं मुझे। कोई बता पाएगा? सारिका मैम, ज्योति मैम, गंगा सर, प्रदीप सर? अर्ली पब्लिकेशन का बोल रहे हैं सर? सर नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है? पेटेंट से रिलेटेड कौन से सेक्शन में पब्लिकेशन ऑफिशियल गजट में होता है, राजपत्र? बाकी सारे पब्लिकेशन पेटेंट जर्नल में होते हैं बाय द पेटेंट ऑफिस। एक पब्लिकेशन ऐसा है जो ऑफिशियल गजट में होता है, भारत राजपत्र। रिवोकेशन के लिए होता है वो। हाँ, कौन सा रिवोकेशन सर? रिवोकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, लाइक जो सेक्शन हमारे एटॉमिक एनर्जी के बाद आता है ना, उसमें होता है। नंबर 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 नंबर। बहुत बढ़िया नंबर सर, अभी इतना रिवाइज 16। नहीं करा है, पर नंबर बहुत याद है बढ़िया हमारे। सर, बहुत बढ़िया। साक्षी मैम, अच्छा बस। सेक्शन हाँ नंबर? सर, रिवोकेशन आता है रजिस्टर ऑफ डिजाइन के पहले वाला 64, 65 और 66। हाँ, यस यस 66। यस। सिर्फ 66, यानी कि मैम पूरा एक सेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो गया काम। सर उसमें ये होता है कि अगर कोई प्रेजुडिस रिलेटेड होता है तो वो हम्म हमारा, अगर ग्रांट भी हो गया तो हमारा वो रिवोक हो सकता है। इसमें अमेंडमेंट का स्कोप नहीं होता है, जैसे इसके पहले वाले सेक्शन में एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड वाले में अमेंडमेंट का भी स्कोप होता है। मतलब कंट्रोलर ये भी कह हम्म। इस वाले प्रेजुडिस वाले में अमेंडमेंट का नहीं होता, डायरेक्ट रिवोकेशन होता है इसमें। कौन करता है इसमें रिवोकेशन? कंट्रोलर जनरल नहीं, कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हाँ हाँ हाँ, प्रदीप सर, प्रदीप सर क्या बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। राजपत्र ऑफिशियल गजट में तो मैम गवर्नमेंट ही पब्लिकेशन कर सकती है, पेटेंट सर ऑफिस थोड़ी इसके कर पहले सकता है। वाले में 65 में थे। हाँ, उसका पब्लिकेशन पेटेंट जनरल में होता है। बट वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। बट
नहीं 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 सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को नोटिफाई करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि ओके आपको करना है, करता कंट्रोलर ही है, हाँ सर, ओके। बट 65। ऑन सो द मैंने डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने एक स्टोरी लाइन क्रिएट करी थी, जैसे फर्स्ट सरेंडर आएगा तो एप्लीकेंट खुद करेगा, हम्म रिवोकेशन में अपोजिशन आएगा, अपोनेंट हम्म फाइट करेगा, और थर्ड हम्म जब एटॉमिक एनर्जी आएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर दोनों आएंगे, और जो हम्म। नेक्स्ट आएगा अपना पब्लिक मॉरलिटी वाला, इसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे। यस। पहले खुद करेगा, फिर हाई कोर्ट हाँ जाएंगे, फिर उसके बाद हाँ। गवर्नमेंट और कंट्रोलर दोनों मिलके खड़े हो जाएंगे हमारे सामने, फिर यस। सुप्रीम पावर सीधा गवर्नमेंट आ जाएगी। या बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो 64, वो तो डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, जो भी आएगा, आइदर अमेंडमेंट और रिवोकेशन और मेंटेन, है ना। 65 में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट करती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस पेटेंट के रिगार्डिंग आप चेक करिए, एक्शन लीजिए। अब वो डिसाइड करेंगे कि अमेंड करना है कि रिवोक करना है, बट जो डिसीजन होता है उसको पब्लिश करते हैं कंट्रोलर। सर अमेंड का उसमें चांस ही नहीं होता है सर, किसमें मैम? प्रेजुडिस में। नहीं नहीं, एटॉमिक एनर्जी में मैं बात कर रहा हूँ, 65 एटॉमिक में। हाँ 65 में, में हेयरिंग 66 में दोनों तो में होती है। हियरिंग तो मैम हर जगह होगी। देखिए, जहां पर भी कोई भी डिसीजन आपके खिलाफ जा रहा है तो आपको अपनी बात रखने का मौका तो दिया ही जाएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि आपके अलाव आपके अकॉर्डिंग अगर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, हेयरिंग तो होगी ही होगी। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर इवन पेटेंट भी ग्रांट आपका नहीं किया जा रहा है तो आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो हेयरिंग हर जगह होगी मैम, ये तो बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए। इफ एनी डिसीजन डिजाइन इज, एक्ट में भी बताइए, ऑफिशियल गैजेट वाला। वो देखना पड़ेगा मैम लिखा है कि नहीं लिखा है, बट 66 का सेक्शन है वहां पे, आप ये सोचिए। में बस 7 ही होता है क्या, बस रूल 20? कैंसलेशन डिजाइन में भी आएगा सर, मोरालिटी के विरुद्ध जो आपकी डिजाइन होती है, तो वो वो भी। आगे आएगी अभी, हाँ, आगे आएगा। आगे आएगी, अभी 26 तक नहीं है। वहां भी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि वो पब्लिकेशन पेटेंट जनरल में होगा कि गजट में होगा। तो पूरे, आप एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में कि 65 और 66 में कौन कौन रिवोकेशन करता है? आंसर दीजिए। पर्सन इंटरेस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंटर क्लेम। नहीं नहीं, 64 नहीं मैम, 65 और 66। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रोलर। हाँ, क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ये काम? क्या सर? स्टेट गवर्नमेंट क्या ये काम कर सकती है? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राइट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना, एक एक रूल वो सब करना। सेक्शन में डिफाइन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कहीं बात ही नहीं होती। और वैसे भी देखा, अगर इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझी जाए तो जो पेटेंट होता है वो टेरिटोरियल है, नेशन वाइड अप्लाइड होता है, ऑल इंडिया, है ना। और पेटेंट अगर रिवोक होगा तो पूरे इंडिया से होगा, तो एक पर्टिकुलर स्टेट बाकी स्टेट के ऊपर का डिसीजन कैसे ले लेगी? स्टेट का तो अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है ना, छोटा सा एरिया है, बाकी स्टेट के ऊपर भी तो पेटेंट लागू होता है, तो वो उनका डिसीजन कैसे लेगी? अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई पेटेंट रिवोक करवाना है तो वो उसकी अपील फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो देखेंगे कि क्या करना है, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। चलिए इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। और कोई क्वेश्चन मैम? सर एक छोटा सा डाउट है, एक बार क्लियर करिएगा। लाइक जब हम रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करते हैं फॉर्म 18 से अंडर रूल नंबर 24B,
तो एक टाइमलाइन आती है, लाइक एग्जामिनर रिपोर्ट 3 मंथ्स में सबमिट करेगा, कंट्रोलर उस रिपोर्ट का जिस्ट क्रिएट करेगा, एक एग्जामिनर का रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो 1 मंथ में क्रिएट करेगा उस रिपोर्ट को। थर्ड पॉइंट आता है, वो जो रिपोर्ट है एप्लीकेंट को डिस्पैच होगी विद इन 1 मंथ। वो 1 मंथ किस डेट से होगी? लाइक जो ओके कंट्रोलर ने अपने एक्सरसाइज करी, वो तो ऑन द रिसीविंग ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट से 1 मंथ में प्रिपेयर कर देगा, बट जो हमें एप्लीकेंट को मिलेगी वो 1 मंथ में मिलेगी, पर किस डेट से? मैं ट्राई कर रहा था एक्ट रीड करने का, मुझे समझ नहीं आया वो भी। चल एक काम करते हैं, इसको जल के एक्ट से ही रेड करते हैं, करिए चल। एक्चुअली में ये एक्चुअली इसका आंसर रूल आपको में रूल में मेंशन है, मिलेगा। हाँ, इसका रूल आंसर में आपको रूल मेंशन में है। मिलेगा, बिल्कुल सही बात सर, रूल में मिलेगा इसका आंसर आपको। सर यही संडे में तो हुआ था सर ये। मैं वो सही बात है, हुआ था, बट जो सर का क्वेश्चन है वो मैंने बताया नहीं था अभी, वो पॉइंट कि जो 1 मंथ में जो इशू करते हैं वो एफईआर, वो 1 मंथ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? साक्षी मैम, हेलो, चलो कोई बात नहीं। चल प्रदीप सर, ये पॉइंट पढ़िएगा, ये रूल ओके 24B है, मैं बता देता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ। ये रूल है 24B। चल आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िएगा सर। The first statement of objection, along with any document as may be required, shall be signed by the controller to the applicant on his authorized agent within 1 month from the date of disposal of the report of examiner by the controller, provided that where the request for examination was filed by the person interested, only an intimation of such examination may be sent to such person interested. क्लियर हुआ सर? विद इन 1 मंथ? नहीं नहीं, ये वो जिस्ट वाले रिपोर्ट का पॉइंटर है ये। लाइक जो कंट्रोलर जो जिस्ट रिपोर्ट क्रिएट करेगा वो 1 मंथ फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट है। हाँ, और वही ये जिस्ट होता है सर, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन जो होता है ना, ये वही जिस्ट होता है सर, जिस्ट ओके ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर। देखिए, एग्जामिनर की जो रिपोर्ट होती है ना, वो कॉन्फिडेंशियल होती है और वो बहुत डिटेल्ड होती है। ओके उसका जिस्ट तैयार करते हैं कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। इसको बंद करो। और वो जो होता है जिस्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, जो कि हमारे ओके पास आती है फिर। अब ओके प्रॉपर से समझते हैं कि ये इसकी टाइमलाइन एक्चुअली में चलती कैसे है सर। एग्जामिनर को एग्जामिनेशन करने के लिए, मान लीजिए 1/1/25 को डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए सर। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ। यस 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 दिख रहा है। अब यहां से मान लेते हैं हम 3 मंथ्स इन्होंने लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, कम भी ले Yeah. सकते हैं, एंड Yeah. पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने लिया 1/4/25 को कंट्रोलर को रिपोर्ट सबमिट कर दी अपनी। तो ये डेट है जब कंट्रोलर रिसीव करेंगे उनकी रिपोर्ट। Yes. कंट्रोलर रिसीव्ड द रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर। अब यहां से उनके पास टाइम है 1 महीने का। किस काम के लिए सर 1 महीने का टाइम है? To create the एफईआर State- बनाने का बनाने के। 1 महीने का समय है, लेकिन मान लीजिए उन्होंने 20 दिन में ही बना लिया। ओके देखिए, ये डिस्पोजल वर्ड है ना, ये डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है, देखिए डिस्पोजल क्या होता है, आप किस चीज को डिस्पोज करते हो? जिस चीज को आप यूज कर चुके हो।
आपने किसी चीज को यूज कर लिया, नाउ इट इज ऑफ नो यूज टू यू, यू डिस्पोज दैट थिंग। इज इट सो प्रदीप सर? या यस। तो डिस्पोजल वर्ड जब भी यूज होता है ना, मतलब जो भी काम उनके पास आया था वो काम वो पूरा कर चुके हैं। क्लियर हुआ प्रदीप ओके। यस। सर? मतलब कि जो रिपोर्ट उनके पास एग्जामिनर ने भेजी थी, उसका जिस यानी कि एफईआर वो बना चुके हैं। अब मान लीजिए 20 दिन में उन्होंने काम कर लिया, 20/4 को, तो इसी डेट से 1 महीने के अंदर उनको आपको इशू करना होगा। ओके। बट करने के लिए, ये काम करने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ है, और ये करने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ है उनके पास। सर देखिए 24-25 होगी डेट ऑफ डिस्पोजल। सॉरी, ये मैक्सिमम, हाँ सॉरी, डेट ऑफ डिस्पोजल सर। हाँ ये डेट ऑफ डिस्पोजल होगी, इसको हम बोलेंगे डेट ऑफ डिस्पोजल। अब देखिए ये जो टाइमलाइंस है ना, ये डिफाइन जरूर की गई हैं, लेकिन हमने देखा कौन सा सेक्शन, सेक्शन 81, कंट्रोलर अपने काम के लिए जितना चाहे समय ले सकते हैं। तो यस। कहने की बात है कि ऐसा होता है, बट टाइम ऊपर नीचे होता ही है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमें नहीं जाना है, एज पर एक्ट हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है हमें वो याद रखना है। तो ये टाइमलाइन चलती है सर। ओके। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल किया, तो मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ्स में हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, एज पर थियोरिटिकल नॉलेज। ओके। आता मग है ना? कि अगर हर जगह मैक्सिमम टाइमलाइन लिमिट को यूज किया जाए, कि अगर हर जगह मैक्सिमम टाइम लिमिट को भी कंज्यूम किया गया, तो 5 महीने में मिल जाएगी रिपोर्ट। क्लियर है प्रदीप सर? यस सर, क्लियर। ग्रेट क्वेश्चन है प्रदीप सर, इससे समझ में आता है कि आप कैसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें पकड़ते हो। बहुत बढ़िया सर। हाँ, मैं फास्ट वाला रिवाइज कर रहा था। एक छोटा सा पॉइंटर हो रहा है जी जी जो। बिल्कुल। अच्छा सर, इसको कंक्लूड करते हैं। इस पर किसी को यस। कोई क्वेश्चन? ज्योति मैम, साक्षी मैम, गंगा सर, बाजिया मैम, शुभम सर, सॉरी आपका नाम रह गया था। कोई भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। इसको मैं हटा देता हूँ। कोई नोट कर रहा है क्या? तो नोट कर लीजिए। के साथ हाँ फॉर्म जी। 18A का भी कर लो ना तो। हाँ ये बात भी सही है, चलो 18A का भी कंप्लीट कर देते हैं यहीं पे। बहुत बढ़िया। हाँ। चलो ये हो गया 18, सॉरी ये हो गया 18A का, सॉरी 18A कह रहा हूँ, 18 फॉर्म 18 18 का, का। 18 का। कलर चेंज कर लेते हैं। 18A का देखते हैं। देखिए ये जो 3 महीने है, यहां पर हो जाएगा 2 महीना, ये अभी भी 1 महीना ही रहेगा, यहां पर ये हो जाएंगे 15 डेज, बस। और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। ज्योति मैम, ज्योति मैम ने, शुभम सर, शुभम सर, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? शुभम सर, क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा। जी सर। आवाज, हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, आपने मेरा नाम लिया फिर शुभम बोला तो आई जस्ट हाँ केप्ट नहीं नहीं, क्वाइट। किसी, हाँ वो तो मैं जानता हूँ शुभम सर। चलो कोई बात नहीं। जी ज्योति मैम आप ही आंसर कीजिए। हम्म। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? एप्लीकेंट खुद कर सकता है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड कर सकता है, हम्म, और कोई? एनी पर्सन इंटरेस्ट में लीगल है वगैरह वगैरह वो सब आ जाएंगे। वो तो पर्सन इंटरेस्टेड आ गया। हम्म। क्या गवर्नमेंट कर सकती है? हम्म,
गवर्नमेंट भी कर सकती है। नहीं। तो ये इंटरेस्टेड पर्सन और एप्लीकेंट। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट किस में आती है मैम, ज्योति मैम? फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पर्सन इंटरेस्टेड और एनी पर्सन? एनी पर्सन। हाँ, तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन दो लोग फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेंट खुद और कोई पर्सन इंटरेस्टेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पर्सन इंटरेस्टेड ने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल किया है तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, एप्लीकेंट के पास कि पर्सन इंटरेस्टेड के पास? सर एप्लीकेंट के पास जाएगी, उसको केवल क्या बोलते हैं इंटीमेशन दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, हाँ, ये आपने क्वेश्चन आया था टेस्ट में, मेरा गलत था। ये टेस्ट में भी आया था और हमने एक्चुअली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। और जस्ट सामने लिखा हुआ है मैम, ये देखिए, हाँ इधर ये ऊपर। ये लाइन लिखी है, देखिए मैं हटा देता हूँ। सर आपने रूल्स तो अभी पढ़ाया है सर, फिर आपने एग्जाम में पहले दे दिया तो। नहीं, मैंने लिखवाया था लेकिन ये पॉइंट पढ़ाते हुए। नहीं सर, ये वाला नहीं था। चलो, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। सर इसमें एक और वो ऐड करिए, फॉर्म 18 और 18A जो है, इसमें हम फॉर्म 4 भी फाइल करते हैं। दोनों का एक का 1000 रुपीज फीस रहता है, एक का 2000 रुपीज फीस रहता है। बस हम्म, बेसिकली वो हम उस केस में फाइल करते हैं जब हम लाइक टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट, जो 6 मंथ्स का पीरियड होता है, हाँ हाँ हाँ। उसमें एफईआर का एक्सटेंशन। रिप्लाई, एफईआर का हाँ उस रिप्लाई। हाँ उसमें एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं। जी, ये लिखा है ना। या क्योंकि मैंने जो पुराने लेक्चर्स लिए थे उसमें पॉइंटर नहीं था, बीच में क्लास में डिस्कस हुआ था, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, लाइक फॉर्म 18 के लिए ही फाइल करते हैं या उसके रिस्पॉन्स के लिए करते हैं? नहीं नहीं सर, देखिए, सेक्शन 21 में हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं, एफईआर जो हमारा सेक्शन 14 में हमें मिला है, हम्म, उसका टाइम फॉर पुटिंग फॉर द ग्रांट, उसका रिस्पॉन्स विद इन 6 मंथ्स हम प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलर को। अगर हम नहीं प्रोवाइड करते उस केस में एप्लीकेशन हमारा अबेंडेंड हो जाता है। यस, उस रिप्लाई में हम 3 महीने का एक्सटेंशन लेते हैं, ओके। है ना। सेक्शन 21 में हम 6 महीने का जो टाइम होता है वो रिप्लाई के लिए होता है, ओके। और उस रिप्लाई में हम 6 महीने के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन लेते हैं, बाद में नहीं, मतलब मिलता तो बाद में है, 6 + 3 9 हो जाता है, बट एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन यानी कि फॉर्म 4 वो हमें कब तक फाइल कर देना है? विद इन 6 मंथ्स कर देना है, हाँ, उसे एक्सपायर होने से पहले। अगर हाई कोर्ट से भी मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो 6 मंथ्स का पीरियड एक्सपायर होने से पहले करना है वो भी। इन केस मुझे फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो टाइमलाइन एक्सपायर होने से पहले करना है। नहीं नहीं, उसके बाद भी किया जा सकता है सर, उसके कंट्रोल बाद हाई कोर्ट के अगर चाहे तो उसके बाद भी टाइम दे सकती है आपको। ओके। और हाई कोर्ट में जनरली एक्सटेंशन तभी देते हैं वो कि अगर हाई कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग के कारण आप रुक रहे हो। हाँ, लाइक पेटेंट ऑफ एडिशन का केस है या फिर कोई लो हाँ, कुछ भी आ जाए, रेगुलेशन। कोई भी लिटिगेशन अगर आ गया है तो उसके कारण अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो हाई कोर्ट खुद उस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, जितना चाहे उतना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक लास्ट है मेरे पास, फॉर्म नंबर 31 का कंसेप्ट क्या है? मुझे वो कहीं मिला नहीं, एक बार वो वाला बता दीजिए, सर, ग्रेस पीरियड वाला, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया ना तभी मुझे पता लगा कि उसमें फॉर्म 31 भी लगता है। हाँ जी, देखिए, सेक्शन 31 एक्सप्लेन कौन करेगा? बाजिया मैम आप करेंगे 31 सेक्शन पेटेंट एक्ट का? सर फॉर्म 31 सर वो वो ग्रेस पे। लगता कहाँ पे है लेकिन? ओके हाँ। सेम सेम सेम, फॉर्म 31 सेक्शन 31। हाँ, सेक्शन 31 एक्सप्लेन कीजिए सर सबसे पहले। बेसिकली उसमें कोई भी एंटिसिपेशन होगा, अगर वो इन्वेंशन इन्वेंशन पब्लिकली पहले डिस्प्ले करा है, टाइम कहाँ पीरियड पे? रहेगा 12 मंथ्स पब्लिकली। कहाँ पे?
ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस या इंडस्ट्री जो ऑफिशियल गैजेट में लिस्टेड हो। एग्जीबिशन लिस्टेड इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गैजेट। तो अगर आप ऐसी किसी एग्जीबिशन में पब्लिश कर रहे हैं, मतलब अपना इन्वेंशन को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसमें टाइमलाइन क्या है सर, कि कितने टाइम के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? 12 months, विद 12 months। 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स कैसे मिलते हैं आपको? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीबिशन। कहाँ से नहीं, कैसे मिलते हैं? इसका आइडिया नहीं है। इसी के लिए हम इसी को बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ये जो 12 महीने हैं ना सर, इसको ही बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और इसी को क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 31 फाइल करना पड़ता है साथ में। ओके, इस मतलब एग्जीबिशन के बाद भी फाइल कर सकते हैं हम इसे, जैसे डिजाइन के केस में होता है हमें पहले करना होता है। हाँ, बस यही डिफरेंस है सर। डिजाइन के केस में हमें फॉर्म 9 पहले फाइल करना होता है, प्रायर इंफॉर्मेशन। यस। इसमें हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम ग्रेस पीरियड को जो है क्लेम करते हैं। और हम ओके बताते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन फाइल की है, कि अभी से 12 महीने के अंदर आप ही के ऑफिशियल गैजेट की इस एग्जीबिशन में हमने डिस्प्ले किया। ओके, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है फाइल करने का, मे बी मैं सर 2 weeks एक्चुअली बाद। इसका जो टाइमलाइन है ना, ये अभी तक एक कंट्रोवर्सी है सर, कि ये ओ, 12 महीने के अंदर फाइल करना है कि 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कभी भी कर दो। इसकी कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है सर अभी तक। तो मैं इस ओके चीज पे अभी कंक्लूड करने के लिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि हम एप्लीकेशन के साथ फाइल करेंगे। ओके बट इसकी क्लैरिटी कहीं भी नहीं दी गई है कि फॉर्म 31 कब फाइल करना है। मैंने काफी डॉक्यूमेंट्स, बट इसकी टाइमलाइन नहीं है मेंशन। लास्ट ईयर भी ये कंट्रोवर्सी रही सर, बट इसका आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इसलिए यही कंक्लूड हम करके चलेंगे कि अनटिल अनलेस अगर शायद एग्जाम में कोई ऐसा एमसीक्यू पूछ लिया जाए जिससे हम कंक्लूड कर पाए कि इसकी टाइमलाइन क्या है, बट अभी तक कहीं ऑफिशियली मेंशन नहीं है। बस ये है कि 31 फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा एज अ ग्रेस पीरियड अंडर सेक्शन 31 फॉर द 12 मंथ पीरियड। अंडरस्टूड। क्योंकि सर ये लास्ट ईयर का ही अमेंडमेंट है नया, इसीलिए। ओके हम्म, चलिए चलें सर आगे केस स्टडी पे। यस। एंड साक्षी मैम, जी सर। वो आपका जो सजेशन है कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम रिवीजन किया था बाय यूजिंग फॉर्म्स एंड पब्लिकेशन कहाँ पे होता है, इस चीज को करेंगे हम। ठीक है फॉर्म्स को सर। लेकर मैं बस थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, अभी कुछ फॉर्म्स हुए नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फॉर्म्स हैं वो। जी तो सर। एक बार फॉर्म कंप्लीट हो जाते तो ये भी हमारा जो मोड ऑफ रिवीजन है परफेक्ट हो जाता। और ठीक। मुझे वो भी याद है, ज्योति मैम ने कहा था कि सर वो बना दो जरा लिस्ट पूरी, तो वो अंडर प्रोसेस है। चलिए, ये केस स्टडी आज हमारी, इसको कौन रीड करेगा? आ जाइए, कोई भी आ जाइए, कोई भी हैंड रेस जो करना चाहे। शुभम सर तो शायद, सारी का साक्षी मैम आप ही कर लीजिए। हेलो। जी मैम आप ही कर लीजिए। On 12th March 2023, a patent was jointly granted to Mr. Rohan and Miss Meera for an invention, it's for an invention relating to a new eco-friendly battery storage system. By हम्म, October 23, Rohan unilaterally executed a licensing agreement with Green World Private Limited without informing Meera
who discovered it only when Greenwald started commercializing the invention. She objects, claiming that such license is invalid without her consent. चल, यहाँ तक मैम Sir, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। sir, according to section 50, इक्वल राइट्स होते हैं सर, दोनों के पास इक्वल राइट्स होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सर। सेक्शन 15। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग कि उसके फिर 51 के अकॉर्डिंग अगर एक लाइसेंस कर रहा है और उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो था कि पॉजिटिव राइट्स डिवाइड होते हैं, नेगेटिव अनडिवाइडेड होते हैं 51 से। तो उसको बताना चाहिए फर्स्टली, और उसका जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसको भी होगा, मिलेगा ठीक है, दोनों को। तो क्या रोहन अकेले लाइसेंस इशू कर सकता है? कर सकता है, ओके, बट तो क्योंकि बट बट उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो he should मीरा should also be involved in the profit part, I think. सर ओके, लाइसेंस इशू करने के लिए तो कंसेंट लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद के यूज के लिए कर रहे हैं तो नहीं। अच्छा, ओके ओके, अगर हम लोग खुद के यूज के लिए कर रहे हैं तो हम लोग अकेले कर सकते हैं, बट अगर हम लोग किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो हम लोग को वो जरूरी है कंसेंट। क्या तो अगर ये हम 50 में ही आएगा लाइसेंस, ना, हाँ थर्ड या लाइसेंस, फोर्थ पार्ट। हाँ, ठीक है, लाइसेंस हम इशू नहीं कर सकते, ओके। तो सेक्शन 50 एंड 51 आ जाएगा यहाँ पे। चल आगे बढ़े। Meanwhile, in December 23, Rohan and Meera disagree on whether to sell their patent shares to different companies. Rohan wants to assign his share to a foreign entity, while Meera refuses consent. The controller receives a joint request from both for directions on resolving the dispute. सर, ये लोग कर सकते हैं अगर एक अग्री कर रहा है, एक और नहीं अग्री कर रहा है सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। सर 14 डेज में रिप्लाई करेगा वो। सर कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म कौन सा लगता है 51 में, कौन बताएगा? बाजिया मैम। 11 11, हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ, तो उससे वो डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, कंट्रोलर सजेस्ट कर सकता है कि क्या होना है। फिर आगे। further, a buyer who purchased the patented product from Rohan claims एक सेकंड सर। Further, a buyer who purchased the patented product from Rohan claims he should be free to use or resell it without further restrictions regardless of Meera's objection. सर ये सही है पॉइंट वो, क्योंकि अगर रोहन ने खरीदा है परचेज तो इट विल एक्ट एज कि वही उसका मालिक है। ये 50 में थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट है 50 सेक्शन का। हाँ, सब सेक्शन कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आता, हाँ नहीं, सेक्शन मतलब ये बस। अलग से लिखा था ना मैंने, इसलिए मुझे याद है बुक, मतलब वो देख के उससे पैराग्राफ बढ़िया। से। चल, तो अब इसमें कोई क्वेश्चन किसी को कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया या ये केस स्टडी समझ में नहीं आई? कि ये सेक्शन 50 कैसा है, 51 क्यों है, ये पार्ट में अगर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो चलिए हम लिखते हैं, और इसके लिए हम लेंगे 15 मिनट्स, और इसको हम लिखेंगे एज पर मार्क 10 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए गंगाधर सर, यस सर। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कितने पेज लिखने हैं?
सर 2.5 से 3, मतलब 2 से 2.5 3 जो भी है। 2 से 2.5। ये सर। टाइमिंग? सर 10 मिनट आई थी। 15 मिनट। तो 10:20 हो चुके हैं। 10:35 पे विल आई एक्सपेक्ट टू सबमिट। 35 पे मैं यस सर। चाहूंगा कि सभी लोग सबमिट कर दो। चल लिखिए। काय करते बाळा? मैम मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है सभी के लिए। अगर जैसे कोई यहाँ स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो ग्रुप में खोल के देख सकते हैं।
2 मिनट बचे हैं। टाइम्स अप। सबमिट कर दीजिए प्लीज सभी लोग। हो गया प्रदीप सर, गंगा सर? मैं अभी लिख रहा हूँ सर। 5 मिनट और लगेंगे सर, अप्रॉक्स, उससे कम कम ही हो जाएगा सर। जी सर।
ज्योति मैम हो गया? नहीं सर, मैंने लेट ही स्टार्ट किया था, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। ओके। ओके। जी प्रदीप सर, आपका है। यस सर। गिवन डेटा बहुत बढ़िया। पेटेंट ग्रांटेड, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विदाउट मेरा कंसेंट, सेलिंग ऑफ पेटेंट टू, बहुत बढ़िया। ये हो गया गिवन डेटा। रिक्वायर्ड डेटा, लाइसेंसिंग टू बी इज वैलिड और नॉट। हाँ सही बात है। डिस्प्यूट बिटवीन रोहन मीरा, बायर साइड, रोहन। सेक्शन 15, 51, Form 11, 2400, Rule 76. 14 days to follow the controller direction. 50 rights of co-owner. प्रदीप सर सही लिखा है आपने, बट एक सजेशन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर लिख दे इक्वल एंड अनडिवाइडेड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सर इस सेक्शन का। लेकिन केयर ऑफ पेटेंट, वो हम ये तो सेक्शन के नेम उन्होंने लिखा है, हम तो नीचे एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर सकते हैं ना सेक्शन। हाँ हाँ कर सकते हैं अगर ये किया है तो। हाँ इन्होंने किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ लिखा है सेक्शन 50 ऑफ राइट। वही गलत नहीं है, सही कह रहे हैं मैम आप, हो सकता है आगे किया हो। Rights of co-owners for the licensed third party which co-patented in any one of the patent holders license you can use इन्होंने is वो not। दो मेन कीवर्ड ही नहीं लिखे, इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स। हाँ वो कीवर्ड है ही नहीं। बट सर इसमें तो कंसेंट वाला पॉइंटर आएगा ना। कंसेंट कंसेंट क्यों लेना पड़ रहा है सर? क्यों लेना पड़ रहा है?
इसलिए तो लेना था ना कि दोनों के इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट है, इसलिए वो नहीं दे सकता। ओके, अंडरस्टूड। अनडिवाइडेड है ना सर, तो इसलिए वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। ओके, नोटेड। बस सर, 8 महीने। अब सर 8 महीने दिए हैं, अब इसको 9 कैसे करेंगे सर? सर, नो आंसर करने से पहले मेरे पास ये है कि मैं इसको 90 मिनट्स में कराया, 15 में कैसे करूं पहले? इतना है, पहले उसे 15 में कैसे लेके आऊं? मुझे ये चैलेंज दिख रहा है कि अभी तो 19 लगा, बट आपने डिस्कस भी कर दिया था पहले, उसके बाद 19 लग रहा है। इसे रीड करके 15 में कैसे लेके आए? सर वो कैसे लाएंगे, मैं बताता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है सर, और लगभग आई थिंक ये सबका होना चाहिए। तो अब इसका कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, देखिए अगर सभी लोग ने लिख लिया हो तो मैं चाहूंगा कि ये डिस्कशन सभी लोग सुने, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है कि टाइमिंग जितना चाहिए उतना कैसे रखें। गंगा सर, ज्योति मैम, सभी लोग। हाँ सर, लिख लिया, सुन जी, रहा हूँ सर। अब देखिए सर, ये कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास जो एग्जाम लिखने का टाइमिंग है वो कितना है, बताइए। 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स। फॉर ईच 1। मार्क्स वी हैव 1.8 मिनट। नो, ये कैलकुलेशन की तो सर कभी पेपर पूरा नहीं होगा आपका। ओके, 180 मिनट्स हमें 100 मार्क्स के लिए मिले हैं, बट हम इसको लेकर चलेंगे 150 मिनट्स। ओके। हमें 30 मिनट्स का बफर रखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी में टाइम हमेशा एक्सटेंड ही होता है, कभी भी ऐसी चीजों में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और हम हमेशा मार्जिन लेके चलेंगे, बिल्कुल एज टू एज अगर हमने काम किया तो कहीं भी मिस्टेक होया तो हम बिगड़ जाए, या, हमारा काम बिगड़ यस। जाएगा। तो इसलिए हम लेकर चलेंगे 150 मिनट्स। ओके। अगर 150 मिनट्स हैं, और कितने पेज हमें लिखने हैं सर? 30। 30 पेजेस लिखने हैं। 32 होते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 30 पेज मान लेते हैं, चलो। अगर 30 पेज लिखने हैं तो 1 पेज के लिए मेरे को कितने मार्क्स कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब एक पेज मेरा कितने मार्क्स को होल्ड करेगा? 5। 3। दिया। और अगर इन 30 पेज को लिखने के लिए 150 मिनट्स हैं, तो 1 पेज को लिखने के लिए मुझे समय कितना लगाना है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। तो सर जब टास्क बड़ा हो जाता है ना, तो उसको जितना हो सके उतना छोटे लेवल्स पे ब्रेक करिए। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे 90 मिनट से 15 मिनट्स पे आना है, तो वो आपको उसका कभी आंसर नहीं मिलेगा कि कैसे आना है। आप क्या कीजिए, आप ये देखिए कि एक पेज पे मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। जब आप लिखते हैं, कोई भी आंसर लिखते हैं, अपने आप को टाइम बाउंड करते हैं। पहली बात तो सर, अब आप सबके पास ना, अगर पॉसिबल हो, एनालॉग वॉच रखिए, डिजिटल नहीं, एनालॉग। हम्म। जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वॉच को सामने रखिए, अपने हाथ पर नहीं बांधना है, सामने रखिए। उसका डायल आपको सामने क्लियर दिखना चाहिए। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमेशा अपना टाइम देखिए, एक पेज पर मुझे 5 मिनट लगाने हैं। जैसे टाइम के हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब आप टाइम को देखकर अपनी राइटिंग स्पीड मैनेज करेंगे ना, मैन्युपुलेट करेंगे, अपने आप आएगा सर टाइम, आएगा प्रदीप सर। ओके, 2 से 3 बार ये एक्टिविटी करके देखिए। ठीक है। एनालॉग वॉच को सामने रखिए, एग्जाम में भी यही करना है सर, हमें वॉच लेकर जानी है, और ये है भी, वहां पर स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होगी, हम्म। सिर्फ एनालॉग वॉच अलाउड होगी।
एनालॉग वॉच हमें लेकर जाना है और उसको हाथ पे बांधना नहीं है, हमें सामने रखना होगा। ये हम एग्जाम में भी एज इट इज ये एक्टिविटी करेंगे। और जब हम लिख रहे हैं, हम एक पेज के हिसाब से 5 मिनट मेजर करेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे फिर अपने हाथ की। आप ये करके देखिएगा सर, यही सेम ठीक है। केस स्टडी, सेम केस स्टडी। और इससे पिछली वाली भी अगर आप चाहें तो मैं वो भी शेयर करूंगा अभी। तो दोनों केस स्टडीज आप इसी एक्टिविटी के साथ करके देखिए, 15 मिनट्स, डिट्टो कंप्लीट होगा सर। ओके ठीक। गंगा सर, पेटेंट ग्रांटेड। गंगा सर, यस सर। अभी तक मैंने बात बोली नहीं थी सर, बट अब मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि अब काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको सर थोड़ा सा ना राइटिंग पे अपना फोकस करना पड़ेगा, राइटिंग पे थोड़ा सा, थोड़ा सा। यस सर। दूसरा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है सर, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो आपकी मार्क्स गवाएगा सर। क्योंकि ये पॉइंट्स राइट। कैसे हमको इसको प्रेजेंट करना है, ये हमें ध्यान देना है। गिवन डेटा सही है। अब ये पॉइंट्स को जिस तरह से लिखा है सर, काफी स्पीड में लिखने की कोशिश की है आपने, मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वो होता है सर, देखिए हम जिस प्रोफेशन में आ चुके हैं और इतने टाइम से हैं, एक और एक टाइम के बाद ना लिखने की आदत नहीं रहती है सर, वो मैं समझता हूँ, वो होता है। बट फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जाम हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा सर, आप डेली एटलीस्ट एक केस स्टडी टाइम बाउंड होके लिखिए सर, बट यस सर, मैं लिखिए, ट्राई करूंगा। लिखिए। दिन में कैसे भी यस। कहीं पर भी 15 मिनट निकालिए सर बस, बट लिखिए। और टाइम बाउंड होके लिखिएगा सर। जब आप यस प्रैक्टिस सर। करेंगे ना, तब आपका हाथ जो है वो स्पीड पे आएगा। अभी क्या हो रहा है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ना सर, आपकी राइटिंग खराब नहीं है। जब आप यूजुअली लिखते होंगे ना अपने नॉर्मल स्पीड में, आपकी राइटिंग अच्छी है। बट यहाँ पे हाँ क्या सर। हो रहा है, वो स्पीड बनाने के चक्कर में ना, वो हाथ में जकड़न आ रही है आपके। क्या मैं यस सही बोल सर। रहा हूँ सर? वो यस सर, जब तेज जकड़न, लिखता हूँ तो राइटिंग। हाँ वो जकड़न जो आती है ना, जो स्टिफनेस हाथ में क्रिएट होती है रिस्ट में, उसके कारण ये जो शब्द हैं आपके ऐसे आ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस से जाएगा गंगा सर। और प्रॉब्लम एक्चुअली ना यहाँ पे राइटिंग की नहीं आएगी सर, मैं एक्चुअली सच बताऊं आपको, राइटिंग का नहीं आएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगा, आपका एग्जाम पूरा होने में आप थक जाओगे। आपके साथ मुझे पता है क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा सर, ये मेरे लिए नहीं नहीं करना सर, बिल्कुल जरूरी नहीं। है सर, ये करना मेरे लिए जरूरी है सर। हाँ क्या सर। होगा, लास्ट लास्ट तक आते आते ना आपका हाथ थक जाएगा, और मुझे डर है कि आप लास्ट का एक या दो क्वेश्चन छोड़ दोगे। क्यों, आपका हाथ थक जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि यस आपको सर। आता नहीं होगा, आप माइंड से नहीं थकोगे, आप हाथ से थक जाओगे। तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर, अभी टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं, बहुत इजी है सर। मैं ये नहीं कह रहा आप डेली का 3 घंटे का पूरा एग्जाम लिखो, डेली का 15 मिनट की एक केस स्टडी टाइम बाउंड होके लिखिए सर बस। आपके यस सर, पास मैं डेली लिखता हूँ। राइटिंग आपकी प्रैक्टिस कम, मतलब राइटिंग के लिए कंटेंट आपके पास कम हो, मेरे को बता दीजिए। कुछ ओके मत सर। कीजिए सर, अगर आपको कुछ भी उठाना, मैं क्या क्या कीजिए, न्यूज़पेपर तो होगा ना सर आसपास, ऑफिस में, घर में, कहीं तो आता होगा। हम्म। न्यूज़पेपर उठाइए और उसमें से कॉपी पेस्ट मारना शुरू कीजिए। 3 पेज 15 मिनट, ऐसा नहीं कि एक पेज 5 मिनट, नहीं, वो आप लिख लोगे, लेकिन वही चीज 15 मिनट तक मेंटेन करनी है सर, 3 पेज 15 मिनट। यस डेली सर। कीजिए सर, डेली कीजिए, 15 मिनट दिन में एक बार बस। देखिएगा सर, 15 दिन के अंदर आपको डिफरेंस क्रिएट समझ में आ जाएगा। ये जो रिस्ट में आपके यस जो सर। एकदम जकड़न आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। और पेन कौन सा यूज करते हैं सर आप? सर पेन तो सर ये रेनॉल्ड्स की यूज करता हूँ सर।
रेनॉल्ड्स की कौन सी सर? सर ब्राइट है। ब्राइट है, ठीक है। फिर वही पेन से प्रैक्टिस कीजिएगा सर, और वही पेन से फिर इस पेपर भी देना है हमको एग्जाम। हाँ सर, इसी पेपर को हर जगह यूज कर रहा हूँ, हमेशा इसी पेन को। बस बस बस, फिर ठीक है, ठीक 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 है सर। बाकी मैं क्या, क्योंकि जो मैं आपकी बनावट है ना सर शब्दों की, उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी राइटिंग में गड़बड़ नहीं है, राइटिंग की प्रैक्टिस में गड़बड़ है। ठीक है सर, सर मैं इसको डेली थोड़ा सर सा, करता हूँ। हाँ थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए ये इसलिए ये क्या हुआ, ये मैंने क्यों जज किया सर, ये देखिए ये जो आपने लिखा है ना, ये आपने यस ढाई सर। पेज वाला जो क्राइटेरिया है ना, बस उसको पूरा करने की कोशिश की है यहाँ पे, ये 2 लाइनें लिख के। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ सर। कि सर ने बोला 2.5 पेज लिखना है तो एटलीस्ट तीसरा पेज शुरू कर दो, वो काम हुआ है। इसलिए इस पॉइंट से मैं जज किया हूँ सर ये चीज आपकी, तो वो करना पड़ेगा सर। ओके सर। बाकी आंसर में आपके कहीं कमी नहीं है सर, मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, बट पेपर छूट ना जाए, मुझे ये डर है बस आपके साथ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। ओनर्स असाइनमेंट एग्रीमेंट, हाँ देखो ये पॉइंट बहुत सही लिखा सर आपने, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, प्री एग्रीमेंट, तो वो नहीं कर सकते ऐसा, क्लाइंट को जाना पड़ेगा। डिस्प्यूट अराइज होता है तो कॉर्नर कंट्रोल विल गाइड देम बाय फाइलिंग फॉर्म, बढ़िया, कंट्रोल विल फाइनलाइज, सब तो मेंशन किया है सर। आपको इसमें 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 8 मार्क्स मिल जाएंगे सर आपको, इजीली मिल जाएंगे। हाँ, बढ़िया है सर। ज्योति मैम, ज्योति मैम, एक चीज की मतलब आपकी, एकदम एकदम अच्छा झक्कास नहीं लिखा मैंने आज। नहीं हाँ नहीं, अरे बहुत बढ़िया लिखा है मैम, ये नहीं राइट, सर। मैं एक तो मैम एक चीज सही में आपको सैल्यूट है, एक तो आपकी राइटिंग आप जो मेंटेन करते हो, माइंड ब्लोइंग। दूसरा, उतनी स्पीड में आप उतना कंटेंट डिलीवर कर देते हो, ये एक बहुत बड़ी मतलब, आपने लिखा कितना है देखिए भर के, मैं तो ये देख रहा हूँ। हालांकि लिखे 2 ही पेज है, बट इसको हाँ मैम दो। थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, देखिए ये हम्म। इंफॉर्मेशन पूरी है, नो डाउट। नहीं मैंने लेट स्टार्ट किया ना, तो आप लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट, आई मीन आपका क्लैरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, आई वाज माइंड में जा रहा था। आई विल डू इट प्रॉपर्ली सर। नहीं नहीं, प्रॉपर है मैम, कमी कुछ नहीं है, वो देख के समझ में आ रहा है। बट इसको 10 बस मार्क नहीं आएंगे सर, इसमें कम लिखा है मैंने, मतलब मैंने पॉइंट तो लिखा है। लिखा सही है मैम आपने, हमें बस इसकी लेंथ दिखानी ज्यादा है बस। हम्म, हम्म, यही चीज आपको 3 पेज पे लेके जानी है, 2.5 पेज पे ले जाइए जी बस। सर। लिखा आपने सारा सही है, वो मैं पॉइंट समझ पा रहा हूँ। देखिए फैक्ट्स लिखे हैं आपने, देख लेते हैं चलिए, अगर हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो। ये फैक्ट्स है, अनलाइटर एग्जीक्यूटेड हो गया है, वॉज नॉट टेकन कंसेंट, ओके। रॉन मीरा का डिसएग्री हो गया, वांट्स टू असाइन शेयर्स, रिक्वेस्ट फॉर बोथ पार्टी रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, बायर हैज अ परचेज राइट्स, लीगल प्रोविजंस, सिनेरियो फॉल्स अंडर सेक्शन 15, बहुत बढ़िया, एंड सेक्शन 51, बहुत बढ़िया। अब इसमें फॉर्म कहीं लिखा है मैम? फॉर्म कहाँ है? फॉर्म लिखा है, यहाँ, लिखा है 50 सर, बस। 51 में ही आता है ना फॉर्म, तो हाँ 50 जी में हाँ क्या जी, फॉर्म है सर? हाँ 50 हाँ। में कुछ नहीं है मैम, बस एक ही चीज है, जी जी। इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स, वो वो लिखा मुझे है देगा, सर मैंने। बस हो गया, और कुछ लिखा है, भी लिखा है। नहीं मैम, बस हो गया। फर्स्ट पैरा में लिखा है सर। हाँ ये रहा, लो मिल गया, हम्म बस यही चाहिए मैम, हो गया। ये कीवर्ड से ही एवेल्युएशन होता है मैम, और वो लेंथ कितनी है, बस लिखा कितना है आपने, यही जी चीज सर। को आपको 3 पेज में लेके जाना है। अब 3 पेज में कैसे जाएगा? देखिए ये जो आपने लिखे हैं ना फैक्ट्स एंड केस, ये सही लिखा है। अब यहां से क्या है, आपका कंसेंट जो आपकी एडवाइस जो मांगी गई है, वो आप इसमें और ऐड कर दीजिए चाहो तो, नहीं तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, आपने जो लिखा है थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ के एक्सटेंड कर दीजिए। आप चाहें तो इस पे कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लास्ट में एक फ्लो जी चार्ट जी बना के सर। तीसरे पेज में वही चीज कर दीजिए, जी सर। है ना, बस।
जैसे अनिल सर जो चार्ट्स बनवाते हैं मतलब माइंड ब्लोइंग तरीके से, वही जो आपने लिखा एक उसी को अच्छा आइडिया चार्ट, दिया आपने, ठीक है सर। बस वही चीज को आगे चार्ट में बता दीजिए, हो गया। लेंथ बतानी है हमें तो बस। आपने जो जी क्वालिटी है सर। पूरी वेल एंड गुड है, आपकी राइटिंग भी बहुत बेहतरीन है, बट होगा पता है क्या, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मार्क्स देगा, हम्म। क्योंकि 2 पेज उसे दिखाई दे रहे हैं। यही चीज अगर मैं 3 पेज में दिखा दूंगा ना, वो आपको 9 मार्क्स दे जाएगा मैम, क्योंकि एक तो आपने पॉइंट सारे कवर किए हैं, दूसरा आपकी राइटिंग। जी सर। I'll do it on Sunday। बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा, बाकी सब परफेक्ट है मैम आपका। सारे पॉइंट्स कीवर्ड सेक्शन सब मेंशन किए आपने, बस हो गया। ये पेंसिल है मैम कि पेन है? ब्लैक पेन है सर। मैम पेपर में आप क्या यूज करने वाले हो? हाँ, पेपर में आप कौन से पेन से लिखोगे? पेपर में ब्लू बॉल पेन लिखूंगी सर। मैम फिर अभी भी उसी से लिखिए। नहीं, वो लिखती तो मैं ब्लू से हूँ, खत्म हो गया मेरा वो इंक एक्चुअली, अच्छा अच्छा, तो फिर इससे। ठीक, फिर ठीक है, फिर हाँ, ठीक है। हाँ वो I'll कभी का, write। हाँ वो कभी कभार तो वो तो चलता है, बट अगर आप इससे ब्लैक से ही प्रैक्टिस करें, बट मत कीजिएगा फिर, ठीक है? तो वो ब्लू से ही लिखिएगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, देखिए होता है कि कलर प्रेफरेंस होता है ना? तो अगर आप मान लीजिए ब्लैक से लिख रहे हैं, तो उसी पेन का ब्लैक कलर यूज कीजिए जिस पेन को आप ब्लू में यूज करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं मैम? जैसे ट्राइमेक्स मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ट्राइमेक्स का ही ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ, पेपर में मैं ट्राइमेक्स का ही ब्लू कलर यूज करूंगा। तो क्या होगा, सिर्फ इंक चेंज हो गया, हमें पेन वही रखना है। समझ पाए ज्योति मैम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, ठीक है सर। हाँ हाँ, हाँ हाँ, got it। हालांकि ठीक है, वो इंक खत्म होगी चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यूजुअली आप ब्लैक कलर से प्रैक्टिस करने की मतलब लिखने की आपकी प्रैक्टिस है, तो फिर वही पेन का ब्लैक कलर यूज कीजिएगा। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन? चल नहीं, तो सेशन वाइंड अप करते हैं मैम। इट्स ऑलरेडी 11। ज्योति मैम, हाँ गंगा सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके मैम, गुड नाइट। हेलो सर। चल चल, दाखव दाखव, चल आन्सर। Question 3. To delete the paragraph